सरदार साहब, इस समंदरी तूफान इससे पहले भी आते रहे हैं, लेकिन वो कराची के साहिल तक आके, मुख्तलिफ पाकिस्तान के बलूचिस्तान की साहिली पट्टी तक आके वो दम तोड़ दिया करते थे। लेकिन जिस स्पीड से ये आ रहा है, जो इसका मैग्नीट्यूड है, लगता है कि ये असर छोड़ के जाएगा अपना। इसका असर सर किन किन इलाकों में हो सकता है और कितना ज़्यादा हो सकता है? देखिए, ये इस वक्त कराची से 570 किलोमीटर नीचे जनूब में मौजूद है और ठट्ठा से इसका डिस्टेंस 550 किलोमीटर बनता है। वहाँ से भी ज़ाहिर है जनूब में है और जिस जगह पर मौजूद है ज़ाहिर है बहुत शिद्दत का तूफ़ान है। इस वक्त ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म इसकी स्टेज है। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि इसके सेंटर के आसपास 180 से 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं और उसके नतीजे में 35 से 40-45 फीट ऊँची लहरें उठ रही हैं। और यहाँ से ट्रैक इसका यूजुअली नॉर्थवर्ड है 14 जून तक। अच्छा। यानी अगला 1 या 1.5 दिन 36 घंटे तक एटलीस्ट इसका जो ट्रैक है वो शुमाल की तरफ ही रहेगा और फिर 20 डिग्री से ऊपर पहुंचकर यानी 14 जून की सुबह के बाद फिर शुमाल मशरक़ की तरफ ड्रिफ्ट करेगा। अच्छा। ट्रैक करेगा यानी हमारी तरफ मशरक़ की तरफ ड्रिफ्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का जो साउथ ईस्ट सिंध है, जो ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट की तहसील है केटी बंदर, तो केटी बंदर और इंडियन गुजरात के दरमियान से कहीं से ये टकराएगा साहिल से या निकलेगा उस जगह से। तो ज़ाहिर है जिस साहिल से टकराता है, साइक्लोन कितनी शिद्दत से टकराता है उस पर डिपेंड करता है। तो अभी इम्कान ये है कि ये एक्सट्रीम सीवियर से थोड़ा कम उसकी शिद्दत में कमी तो होगी, लेकिन फिर भी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की हैसियत से गुजरेगा तो काफ़ी नुकसान उस एरिया में। सरदार साहब ये बताइएगा कि इसकी 180 किलोमीटर स्पीड आप बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप प्लीज कंटिन्यू। अच्छा ठीक है। अच्छा इसमें बताइएगा एहतियाती तदाबीर क्या करनी होती हैं और क्या जो तूफ़ानी बारिशें हैं वो भी हो सकती हैं सिलसिले में? सर देखिए ना, इसके तीन ही बड़े असरात या इम्पैक्ट्स होते हैं साइक्लोन के। एक तो हाई इंटेंसिटी विंड होती है, दूसरा टोरेंशियल रेन होती है, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिशें होती हैं। अच्छा। जब ये साहिल से टकराता है तो उस एरिया में, और तीसरा स्टॉर्म सर्ज जैसे मैंने आपको कहा, और चौथा भी आप कर सकते हैं कि कोस्टल इनंडेशन हो जाती है। जो साइडी पट्टी है उस पर पानी अंदर आ जाता है समंदर का, तो सैलाबी कैफियत हो सकती है। तो इसमें ज़ाहिर है कि जो डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्टर्न सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें ठट्ठा, सुजावल, बदीन, मीरपुर ख़ास, उमरकोट और थरपारकर, ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश मुतवक्के है। 3 से 4 दिन तक मुसलसल, यानी 13 अप्रैल से शुरू हो सकती है। कल रात से किसी जगह में शुरू हो सकती है और 14 से ऑनवर्ड तो फिर ज़्यादा इम्कान है। जैसे जैसे ये करीब आएगा तो फिर ज़्यादा इम्कान है बारिश का। क्रॉस इसने करना है 15 जून की दोपहर को। तो ज़ाहिर है उसके बाद फिर फ़ौरन क्रॉस करके ख़त्म नहीं हो जाता, इसका डिकेइंग प्रोसेस जो है ना वो भी टाइम लेता है। यानी साइक्लोन से वापस डिप्रेशन, फिर वापस लो प्रेशर एरिया, और फिर लो प्रेशर एरिया की जो रेमिनेंट ट्रफ होती है या उसकी एक्सटेंशन होती है, जब तक वो मौजूद रहती है उस एरिया पर तो बारिश होती रहती है। अच्छा। तो यूँ ये 14 से लेके 16 या 17 जून तक इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छी तेज़ मूसलाधार बारिश होगी। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 300 से 400 मिलीमीटर बारिश इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इतनी हो सकती है इसके नतीजे में। और कराची में भी आंधी वांधी चलने का इम्कान है, बिलखसूस 14, 15, 16 3 दिन मुसलसल तो नहीं लेकिन वक्फे से तेज़ बारिश किसी वक्त कराची में तेज़ बारिश का स्पेल भी हो सकता है। और दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिंध के, कराची से ऊपर हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल-यार, सांगड़ और फिर ऊपर नवाब शाह और दादू के कुछ हिस्से, उन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसके ज़ेर असर फिर आगे चलकर बारिशें हो सकती हैं, बिलखसूस 15 और 16 जून को। तो तकरीबन कह लें आपके सिंध के 70-80% हिस्से पर अच्छी खासी तेज़ बारिशें इसके नतीजे में मुतवक्की। ठीक। अच्छा ये बताइएगा सर, इतनी शदीद बारिशों के लिए एहतियाती तदाबीर क्या रिकमेंड करते हैं आप? एक पूरा विंड के हिसाब से होता है ना क्राइटेरिया कि कितनी तेज़ हवा चलती है, उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। यानी अच्छा। अभी एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं हम कि ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की हैसियत से आएगा, तो इसका मतलब है 80 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से, या कुछ एरियाज़ में 120 किलोमीटर फ़ी घंटा। तो जो भी चीज़ इसके रास्ते में ज़ाहिर इतनी तेज़ हवा या आंधी की उसमें आती है तो वो गिर सकती है। तो इसलिए एहतियाती तदाबीर आम पब्लिक के तो करने का ये है कि वो अगर घरों से बाहर गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें और दरख्तों की ओट में या जो लूज स्ट्रक्चर्स होती हैं आपके, जैसे छप्पर वप्पर होते हैं, चादर छत की इस तरह की होती हैं कुछ होटल्स, कुछ और इंस्टॉलेशंस, तो उनकी ओट में खड़े ना हों उस वक्त।
اور تیز بارش کا جب سپیل چل رہا ہو تو خاص کر بڑے شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ بجلی کے تار وار گر سکتے ہیں اتنی تیز ہوا سے. وہ تار وار جب گریں تو ظاہر ہے پانی میں کرنٹ پھیل جاتا ہے, اس سے اموات ہو جاتی ہے. اس سے دور رہیں, اس سے بچیں. انتظامی سطح پہ ایک طرح سے یہ ظاہر ہے کہ جو بالکل نشیبی علاقے ہیں, جیسے میں نے ٹھٹھا کی مثال دی آپ کو, اسی طرح کراچی میں بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں جیسے جو بالکل سمندر کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. عموماً وہاں پر فشر مین کا ہی زیادہ آبادی ہوتی ہے. اس میں مبارک ولیج ہے, اس میں ریلی گوٹ ہے, اس میں ابراہیم حیدری ہے, یہاں پر ایک گوٹ ہے, اور اسی طرح سے بابا بیٹ شاہ ایک جزیرہ ہے سمندر کے اندر. تو وہاں جو آبادیاں ہیں ان لوگوں کو انخلاء کی ضرورت ظاہر پڑے گی جب یہ آئے گا اوپر 15 کے بعد. تو اس کے چونکہ سمندر میں رفنس اور تلاطم بہت زیادہ ہو جائے گا تو لہریں اونچی اٹھ کر ان آبادیوں میں پانی داخل ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب انتظامیہ نے اس کے لیے انتظامات کیے ہوئے انخلاء کے لیے, تو لوگوں کے پاس جب انخلاء کے لیے جائیں گے تو عموماً لوگ ظاہر ہے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں اپنی گھر بار چھوڑنا, اپنی جگہ چھوڑنا. تو اگر انہی کی حفاظت کے لیے اگر یہ چیز کی جاتی ہے تو ان کو ایک طرح سے ایگری کرنا چاہیے, سننا چاہیے.